आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर जहां पर 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और उससे ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौरे पर गए, इस बीच आतंकी गतिविधियां भी तेज हुई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए, जो कि लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए, उनके खात्मे के लिए अलग अलग ऑपरेशंस जारी हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर पुंछ से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुठभेड़ अभी भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों की जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और इसी के चलते सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों से एहतियात बरतने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बेवजह घर से ना निकले और अगर कुछ भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो फिर उसके बारे में जानकारी दें। 2 से 3 आतंकी इस एरिया में छिपे हुए हैं। पुंछ का ये एरिया जहां पर मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 2 से 3 आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश यहां सुरक्षा बलों की है। कल जिस तरीके से ऑपरेशन चले, अलग अलग हिस्सों में ये ऑपरेशन चले, हमने अपने 2 जवानों को खो दिया, 2 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन इन ऑपरेशंस में 3 आतंकियों को भी हमने ढेर किया। दहशतगर्दों की घुसपैठ के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। एक ठिकाना जहां से विस्फोटक मिले, आईडी बम मिले, वो भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। 3 आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन अभी जो पुंछ में ये मुठभेड़ जारी है, वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर पुंछ से, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों तक पहुंचने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। एहतियात इसलिए भी क्योंकि सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। कल ये सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगह चलते रहे, मुठभेड़ चलती रही। 3 आतंकियों को घेर भी किया गया। आतंकी ठिकाने से आईडी बम बरामद हुए, पेन के आकार में, प्लास्टिक बॉल के आकार में, वैसलीन के डब्बे में। इस तरीके से ये विस्फोटक रखे गए थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। आम लोगों को शिकार करना आतंकियों की मंशा थी, लेकिन वक्त रहते इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बड़ी कामयाबी। और साथ ही साथ 3 आतंकी भी ढेर हुए, जिनमें जानकारी ऐसी कि 2 पाकिस्तान से थे, जबकि एक यही लोकल का आतंकी बताया जा रहा है। 3 आतंकियों को कल ढेर किया गया है। अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड रंजन जामवाल भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, चूंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंचे, गरजे भी, बरसे भी, यहाँ विपक्षियों को निशाने पर भी लिया, ये भी बताया कि बीजेपी को क्यों चुनना चाहिए और क्या अभी तक की सरकार ने इसमें काम किया है, बीजेपी और एनडीए की सरकार के वक्त में। लेकिन साथ ही साथ ये आतंकी हमले या फिर आतंकी साजिशें जो रुकने का नाम नहीं ले रही, अब होना क्या चाहिए? वक्त तो बहुत कम बचा है। 15 सितंबर आज हो गया है, 18 सितंबर से इलेक्शन भी है। देखो, जब तक हिंदुस्तान के ताल्लुक है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से अलर्ट है, हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी किसी भी हालत में लोगों को डरा ना सके, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को टारगेट ना कर सके और वैली में माहौल को खराब ना कर सके। पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया हुआ है, क्योंकि हमने बड़ी सक्सेसफुली G20 मीट की, अमरनाथ यात्रा की, लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए, तो बड़ी सक्सेसफुल हुई। और अभी जिस माफी का जोश है इस इलेक्शन के लिए, वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा चिंता चिंता कर रहा है। दूसरा, हमने बहुत बड़ी गलती की। जब गलवान एनकाउंटर हुआ तो हमने 70 से 80% ट्रुप्स जो है जम्मू रीजन से उठाकर लद्दाख में भेज दिया, जिससे वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड और इंटेलिजेंस ग्रिड कमजोर हो गया, जिसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया। तीसरा, पाकिस्तान जो है बड़े पैमाने पर कोशिश करेगा कि उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रो पाकिस्तान नहीं है, जो प्रो जातिवादी पार्टी से फैमिली को सपोर्टर्स नहीं है,
उनके नेता को टारगेट किया जाए और उनके जो वोटर्स हैं उनको टारगेट किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। वहाँ से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी पाकिस्तान की इस माफी की कोशिश है। और पांचवा, बड़े पैमाने पर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को हर प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है। उनको असला मिल रहा है, उनको वेपन्स मिल रहे हैं, उनको फंड्स मिल रहे हैं। और कुछ और बाहरी ताकतें भी हैं जो वास्तव में नहीं चाहती कि हिंदुस्तान हर प्रकार से सक्सेसफुल हो। वो भी कई प्रकार से फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से सतर्क है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है। और मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वो कोई बड़ी दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे इन इलेक्शन के अंदर, चाहे उनकी जितनी मर्जी मंशा हो। हुँ। आप कह रहे हैं कि जो आतंकियों की मंशा है उसे नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। 24 घंटे सातों दिन हमारे सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस ड्यूटी के साथ में ही कल ही 3 आतंकियों को ढेर भी किया गया है। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रंजन जामवाल जी भी हैं। ब्रिगेडियर जामवाल, जो हालात अभी बने हुए हैं, जो कि अब तो चंद दिन बाकी रह गए हैं, इन्हें तो घंटों में भी काउंट किया जा सकता है कि कुछ घंटों बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, जब लोगों को घरों से निकलना है, लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना है। लेकिन इन हालातों में आम लोग निकल कैसे पाएंगे? क्या ये डर का माहौल नहीं है? और अगर डर का माहौल है भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या हम समझें कि पाकिस्तान की मंशा यही थी? और जैसा अभी पीके सहगल सर ने कहा कि हमने जो जम्मू से अपने जवान लद्दाख भेजे, इसके पीछे चीन की भी चाल हो सकती है क्या? यानी पाकिस्तान और चीन ने मिलकर चाल चली, जिसका नतीजा अब देख रहे हैं हम। देखिए, पाकिस्तान और चीन का नेक्सस काफी देर से चल रहा है और सबको पता है। एंड ऑफ द डे ये क्या है, फेलियर ऑफ नैरेटिव्स। देखिए, चीन का एक नैरेटिव था, पाकिस्तान के अंदर वो फेल हो गया, सीपीसी को लाके ये वो हुआ। इट इज जनरली, आई मीन, वो अभी और पैसा नहीं डाल रहे हैं और जो चीनियों पे हमले हुए हैं, ये वो हुआ है, उससे बेसिकली वो नैरेटिव उनको फेल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव था एक कश्मीर को लेके, दुनिया भर में यहाँ वहाँ वो जब लोकसभा इलेक्शन में इतने ज्यादा पोलिंग परसेंटेज आया, वो नैरेटिव भी बिखरता नजर आ रहा है। और जैसे कि अभी हालात बन रहे हैं असेंबली इलेक्शंस में, वोटिंग परसेंटेज शायद लोकसभा से भी ऊपर चली जाए। सो वो पूरे एक नैरेटिव का फेलियर है, उसको आप समझे। जहां तक ये टेररिस्ट हमलों का सवाल है और हमारी न्यूट्रलाइजेशन का सवाल है, देखिए, ये टेररिस्ट वो लोग हैं जो तकरीबन जनवरी फरवरी इस साल ही इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। ये 4-5 महीने, यहाँ मैं पहले भी बताया है, यहाँ पे रहे। इन्होंने जब तक लोकसभा का इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कोई हरकत नहीं करी, बिकॉज इनको आईएसआई से सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि लोकसभा के इलेक्शन तक कोई मोटी हरकत नहीं करनी है। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, इन्होंने की। सो देर वाज सरप्राइज एलिमेंट जो इनके पास था। अभी उस चीज को 2-2.5 महीने हो गए हैं, सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका है। अब ये जितने आए थे हर रीचेज में चले गए, ताकि अपनी सेना से, हमारी सेना से थोड़ा बच सकें। और हर रीचेज में थोड़े घने जंगल वगैरह है, जहाँ इनके कैचेस वगैरह है, जहां ये आराम से थोड़े दिन सुकून से रह सकें। पर हमारी सेना इनके पीछे पीछे वहां तक आ रही है। कुछ इलाके हैं, जैसे अभी पोथा में हुआ था एक, वो सुरनकोट पोथा का इलाका है, वहाँ कुछ पॉपुलेशन है, कुछ मतलब विलेजेस हैं जिनको हम जानते हैं, जहाँ पे इनको अभी भी थोड़ी बहुत सपोर्ट है। बट देन वो सारा सर्विलेंस में है और ये लोग आते भी हैं नीचे सड़क के पास, तो एकदम पता लग जाता है, इनकाउंटर शुरू हो जाता है। आए ऊपर पहाड़ी पे चलते हैं, फौज पीछे पीछे पहाड़ी पे आ रही है, बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन नेटवर्क फिर से स्टार्ट हो गया है। जो जनरल सहगल साहब ने बोला था कि एब्सोल्युटली हमने कुछ फोर्सेस जम्मू से डीइंडक्ट करी। देखिए, सीआई ऑपरेशंस में डिप्लॉयमेंट हमेशा डायनेमिक होती है। ट्रिक कहाँ है कि आपका जो इंटेलिजेंस ग्रिड है वो जनरली फोर्स ग्रिड के ऊपर ओवरराइड करता है। यानी कि आप फोर्स ग्रिड माइनस करोगे तो इंटेलिजेंस ग्रिड डिग्रेड हो जाता है। नाउ द ट्रिक इज दैट ओनली कि अगर आपको फोर्स ग्रिड मूव भी करना पड़े, आप कैसे इंटेलिजेंस ग्रिड को इंटैक्ट रख सकते हैं। नो, वो असली चूक हुई मेरे हिसाब से, वो फोर्सेस को मूव करना नहीं थी। इट वाज लेटिंग योर इंटेलिजेंस ग्रिड कोलैप्स। जो इंटेलिजेंस ग्रिड आपने कोलैप्स किया,
आपको सेना की जरूरत थी कहीं और, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे सेना तो सीमित है ना, आप यहाँ रख सकते हैं, वहां रख सकते हैं, आप कितना ही पीस टेंडर्स कम करेंगे। सो आपको फौज की जरूरत ही ले जाना है, पर उस इंटेलिजेंस ग्रिड को आपको मेंटेन करना था, उसके लिए और तरीके थे। यू कुड हैव गॉट लोकल पुलिस इन्वॉल्वड, यू कुड गॉट सम पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्वड, आप विलेज डिफेंस स्कीम्स वगैरह को ज्यादा स्ट्रांग बना के जाते, थोड़ा सा पीरियड लगा के, मतलब यू नो गॉट सम पीपल टेम्पररी, जो भी कर रहे हैं कि दे गॉट अभी एक टेम्पररी एक ब्रिगेड लगाया है जो भी विलेज डिफेंस कमिटीज वगैरह को स्ट्रेंथन कर रहा है। दिस कुड हैव बीन डन, मतलब जब ये मेजरपुरी के डिवीजन साइज फोर्सेस उधर मूव हुई लद्दाख में, दैट कुड हैव बीन डन। वो शायद हल्की सी आई वुड कॉल ऑपरेशनल लेवल पे थोड़ी सी गलती हुई है कि इंटेलिजेंस ग्रिड को हमने कोलैप्स करने दिया। बाकी जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, देखिए इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में कोई ये इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, और बिकॉज जहाँ भी पॉपुलेटेड एरियाज है हमारा ग्रिड काफ़ी स्ट्रांग है एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल अगर देखो तो ये मेरे हिसाब से अभी कुछ देर और चलता रहेगा, क्योंकि बगल आपके घर के बगल से आग लगाई जा रही है, तो जब वक्त आएगा उसको भी बुझाया जाएगा, उसके लिए हमें बॉर्डर पार करके उधर जाना पड़ेगा ताकि परमानेंटली हम इस सिचुएशन को हैंडल बॉर्डर कर पार सके। करके जाना होगा, मतलब क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक से मुकदमा ऊपर उठ चुका है। सर्जिकल ये अभी ओपन हार्ट सर्जरी का मामला है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड डालने से इधर उधर वो छोटा मोह से नहीं काम चलेगा। वी हैव टू हैव, आई एम नॉट इवन सेइंग कि वी गो फॉर ए टोटल कन्वेंशनल वॉर। यू सी बेसिकली पाकिस्तान को हम अनस्टेबल पाकिस्तान इज आवर इंटरेस्ट। ये अभी हमारे फोर्सेस के जो पिछले 70 साल से ये लोग लेके एक आगे नैरेटिव चल रहे थे कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट, अभी हमारे भी समझ में बहुत अच्छा आ गया है। ए टोटली अनस्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान ऑलरेडी अनस्टेबल है, हमें सिर्फ हल्का फुल्का जिसको बोलते हैं ना बोरिंग फ्रेज फ्रॉम वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर कि वहां तेल तो ऑलरेडी छिड़का हुआ है, अभी थोड़ी बहुत माचिसें फेंकनी है, और फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के खासकर लोग वो ऑलरेडी हमारी तरफ आने को तैयार है। एंड वंस द रेबेलियन स्टार्ट्स किस तरफ जाए और क्या हमारे एक्शन होंगे ये बात की बात है, बट हमारे फोर्सेस अक्रॉस जाएंगे, जाना पड़ेगा, एंड इट इज पॉसिबल विदाउट अ फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर। दिस इज व्हाट आई एम, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है पीके सहगल सर, चूंकि अब 18 तारीख से तो इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी, और अब इन सभी आतंकी गतिविधियों के बीच में एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, वहां खुद मौजूद रहकर चुनावी भाषण देना, फिर वहां से बड़े संदेश देना, बड़े संकेत भी देना, ये वर्चुअली भी हो सकता था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता था, वर्चुअली इस रैली को संबोधित किया जा सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद जाना चुना। ऐसे ही लोकसभा इलेक्शंस के ठीक बाद में जब लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी पहुंचे श्रीनगर में, डल झील के किनारे उन्होंने योग किया, ये भी एक बड़ा संदेश था। हम यहाँ बड़े संदेश तो दे रहे हैं, सीधे सीधे दुश्मन देश को हम कड़ा मैसेज भी देते हैं, लेकिन चूक कहाँ जाते हैं? और जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर जामवाल कर रहे थे, क्या ऐसे किसी बड़े एक्शन की जरूरत अब आ गई है? मुझे नहीं लगता इस समय कोई बड़े एक्शन की आवश्यकता है। तो कोई बड़ा एक्शन करना है तो इलेक्शन खत्म होने के बाद करना है। इस समय किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करना, क्योंकि वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी अ कैटास्ट्रोफी फॉर द सबकॉन्टिनेंट एज वेल एज अ कैटास्ट्रोफी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं और इस माफी की उनकी आपस में कोई जंग की एब्सोल्युटली क्वेश्चन डजंट अराइज। दूसरा, हिंदुस्तान के बहुत ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान काफी से ज्यादा इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, सिक्योरिटी वाइज आए दिन उनके ऊपर तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान इज आपके नाम, पीओके इज आपके नाम, पख्तूनख्वा इज आपके नाम, सिंध इज आपके नाम। हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, और कुछ हद तक मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं। विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हम उनको हर प्रकार की मिलिट्री पैसा दे सकते हैं, जिससे इंटरनेशनल आम बाजार में से हर प्रकार के हथियार अवेलेबल हैं जो खरीदे जा सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान जबरदस्त कोशिश करेगा कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए जिससे पाकिस्तान उठना खड़ा हो। पाकिस्तान के लिए जो कॉस्ट हैं उनको हमें बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ाना है। जब पाकिस्तान किसी भी हादसे को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसकी
जो कॉस्ट है कम से कम 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। और हिंदुस्तान में ये काबिलियत है, लेकिन आज से पहले लेकिन सहगल सर, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत यहाँ लगती भी कहाँ है? पाकिस्तान तो ऐसे भी अपनी बदहाली पर रो रहा है, ऐसे भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हम सबक क्या सिखाएंगे? पाकिस्तान खुद अपने कर्मों का सबक सीख रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक तरफ हाथ में भीख का कटोरा है, लेकिन दूसरे हाथ में हथियार नजर आते हैं, साजिशें नजर आती हैं। देखो, पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कायम रहेगी, तो पाकिस्तान इस माफी की हरकतें करता रहेगा। वो टूटने के करीब आ गया है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, हर प्रकार से वहाँ भुखमरी है, वहाँ किसी प्रकार की बेरोजगारी है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। अपने लोग जो बहुत सारे परेशान हैं, और जो सबसे लोकप्रिय लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट जो है हर जो फैसले दे रहा है इमरान खान के फेवर में दे रहा है, उसके बावजूद भी जो है सेना जो है उनको वापस सत्ता में नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वो सेना के खिलाफ है। अभी पाकिस्तान के अवाम को खुद महसूस होना शुरू हो रहा है कि उनकी मुसीबतों की सबसे बड़ी जड़ जो है उनकी अपनी सेना और अपनी आईएसआई है। और एक किस्म से एक इंटरनल रेवोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल जैसे बांग्लादेश में हुआ है। पाकिस्तान में भी उसी माफी की रेवोल्यूशन हो सकती है, उसी माफी के लोग खड़े हो सकते हैं अगेंस्ट द आर्मी एंड फोर्स द आर्मी टू गेट इनटू द बैरक्स। जब तक आर्मी वहां रहेगी और आईएसआई रहेगा, उनके रहने का मकसद ही यही है कि हिंदुस्तान की तरफ से खतरा है, हिंदुस्तान को हमने बदला लेना है, हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं, हिंदुस्तान को ब्लीड करना है 1000 डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन वो 1000 डिफरेंट प्लेसेस में अपने फोर्सेस को जब डिसिपेट करता है तो उसको सक्सेस कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि नोवेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पे वो इलाका चुना, डोडा किश्तवाड़ जो इलाका है जिसमें आतंकवादी अभी भी हैं, मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं, इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर आइए, हम हर प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस यकीन करेंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला ना हो। एंड दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान, टू चाइना एज वेल एज टू द लोकल्स विद इन द कंट्री। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और 1 घंटे से ज्यादा भाषण देना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किसी प्रकार के खतरे की आवश्यकता का डर नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को सिर्फ घबराहट यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, क्योंकि इस माफी की जो इलेक्शंस है वो अजीबोगरीब है। श्रीनगर में इटसेल्फ 300 इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए। इस बारी जो इलेक्शंस है, हर जगह में देखो, इट्स वेरी मेनी इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग, वेरी मेनी मोर पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग अप। पहले परिवारवादी से सिर्फ वो 3 पार्टीज ही थी, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी। अभी उनके अलावा बहुत सारी और पार्टीज हैं, बहुत सारे और इंडिपेंडेंट्स हैं जो खुले तौर पे आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में जो बदलाव हुआ है उसको कंटिन्यू करें, और पाकिस्तान को लगता है कि वो उनके हित में नहीं है, ना ही परिवारवाद को लगता है कि उनके हित में है। तो बड़ी कोशिश करेंगे कि हर प्रकार से कुछ ना कुछ दखलंदाजी की जाए। इलेक्शंस के समय फॉरेन मीडिया का जबरदस्त अटेंशन है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उनको फुटेज मिले, लेकिन हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि इसको किसी प्रकार की कोई फुटेज ना मिले। सिर्फ फुटेज ये हो कि दर्शाए कि लोग कितने उत्साहित हैं, कितने बड़े पैमाने पर आके वोट कर रहे हैं। और उस माफी की वोटिंग की परसेंटेज मुझे लगता है कि आज तक कभी कश्मीर में देखी नहीं होगी, ये बाकी देश से भी ज्यादा हो जाएगी। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ब्रिगेडियर जामवाल, हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस में जब लोग घरों से निकले, उस बात से भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी, और उसके बाद में जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी वो किसी से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ बांग्लादेश की तारीफ भी कर रहे थे। ये तख्ता पलट होने से पहले की बातें हैं। वो कह रहे थे कि देखिए, बांग्लादेश हम ही से टूटकर बना, कितना प्रोग्रेसिव है, जीडीपी इतनी है, इस तरीके से व्यापार करता है। ये सारी बातें, दुखती रग जो उनकी थी वो उन्होंने खुद सामने रखी। एक तरीके से जलन उन्हें बांग्लादेश से नजर आई। उसके कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, कैसे तबाही मची, और इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का भी कहा गया, विदेशी ताकतों के साथ साथ। और अब पाकिस्तान रह रहकर भारत से इस तरह की खुंदक खाता है, भारत से उसे जलन होती है। भारत से जलन इस बात की भी कि लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का कद विश्व में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कद विश्व के लीडर्स में टॉप पर रहता है। जो बाइडेन तक कहते हैं कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आया, इस बात की भी तो मिर्ची पाकिस्तान को होगी ना, क्योंकि वहां तो आम चुनाव में जो धांधली हुई वो किसी से छिपी नहीं। देखिए, बिल्कुल हमारे भी इलेक्शन हुए, उनके भी इलेक्शन हुए, उनकी धांधली पूरी जग जाहिर हो गई।
हमारे किसी ने अक्यूज भी नहीं किया, यहाँ तक कि जो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, आई मीन अपोजिशन की भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इलेक्शन के बाद उन्होंने भी नहीं बोला कि, आई मीन वो भी एडमिट कर रहे हैं कि इलेक्शन फेयर, बिल्कुल फेयर थे, एंड कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। और ये चीज पूरी दुनिया ने भी नोट करी। दैट इज वाई आई मीन हमको दुनिया की सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोलते हैं। आदित्य, आपने बात करी बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान यूएस मतलब की प्रॉक्सी के तौर पे काम किया, बिकॉज आईएसआई का एक नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में, खासकर ढाका में काफी है। उसका इस्तेमाल करके अनरेस्ट, आई मीन यूएस के पास डायरेक्ट एजेंट्स उतने नहीं है बांग्लादेश सो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया तो बेसिकली फॉर जो भी चाइना के खिलाफ काउंटर अपना बेस बनाने के लिए क्या है हुआ है। एंड ऑफ द डे हासिल कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उल्टा बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा बन गया। सो अभी थोड़े दिनों की बात है, बांग्लादेशियों को भी समझ आ जाएगा ये हम किस रास्ते चल पड़े। हम अच्छा भला तरक्की के रास्ते पे थे, उसको छोड़ के हम पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़े जो सिर्फ भुखमरी की तरफ ले जाता है। एंड उसको करने में, थिंग्स को नॉर्मलसी लाने में हमारे भी एजेंसियां जो भी कर पाएंगी, आई एम श्योर दे विल डू इट। एंड शेख हसीना को यहाँ पे रख के हमने ये भी साबित कर दिया कि हम अपने दोस्तों को कभी भूलते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स एंड ऑफ द डे मतलब काफी काम आती हैं। और एक कद जो देश का होता है, आपने ऑलरेडी बताया कि कद हमारा वहां तक पहुंच गया है जहां जो बाइडेन मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। सो इट इज ऑब्वियस, आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखो, जलन, आदमी को समझ आता है कि जलन है, पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है, ये है वो है, पर जलन के साथ साथ में कुछ सीख भी लेनी चाहिए कि वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है। आज से 15-20 साल पहले परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह में हमसे ऊपर थे पाकिस्तानी, एंड आज क्या हो गया कि हम एकदम गिर गए। सो दे हैव ऑलरेडी रियलाइज कि जो दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास एक पाकिस्तान नाम का देश है। सो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब लोग सड़कों पे, जब पेट में खाना नहीं होगा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। हमने इसका एक छोटा सा ट्रेलर देखा था 9 मई को, एंड जिसकी गूंज अभी तक पाकिस्तान में चल रही है। वो जो भी वो कर रहे हैं, मतलब करके इमरान खान के सपोर्टर ने किया, बट अभी आम आदमी के आने की बात हो गई है। हर दिन पाकिस्तान को लगता है कि आम आदमी कब सड़क पे आ जाए, कब सड़क पे आ जाए, और ये सारी कंटोनमेंट्स और सारे कोर कमांडरों के घर और रावलपिंडी में उनका आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह सारे घेर लिए जाए। कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। उस वक्त ना ये न्यूक्लियर बम काम आएंगे, वैसे भी न्यूक्लियर बोगी है पाकिस्तान में, वो कहते हैं न्यूक्लियर बम है। देयर इज अ बिग एम्बिग्यूटी कि वो है भी है नहीं है। हो गए हैं, चाइना ले गया है, सऊदी अरेबिया ले गया, हु इज सपोज्ड टू हैव फाइनेंस दैट। सो ये न्यूक्लियर कन्फ्रंट्रेशन वगैरह में मैं नहीं मानता कि हम कुछ भी करें और वो न्यूक्लियर बम से जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन उनको पता है। सो अदरवाइज अगर न्यूक्लियर डेटरेंसी है तो वो टेररिस्ट भेजते हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक दे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो न्यूक्लियर मतलब इट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। 2 फौजें हैं, करो, उनका बजट ये है, हमारा बजट ये है, हमारी फौज इतनी है, भाई साहब हम इतना कर सकते हैं। हाँ, उस चक्कर में हम अपने आप को इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं लेना चाहते। जो हमने करना है, वी हैव टू डू इट एज अ ब्लिट्जक्रिग। 2 दिन 3 दिन का ऑपरेशन होगा। वी कांट अफोर्ड ए यूएस यूक्रेन वॉर, सॉरी रशियन यूक्रेन वॉर। वो हम जी 2-3 दिन का ब्लिट्जक्रिग, वहां पे कुछ चल रहा है। So when I said crossing over, it meant that. I mean, we can't get into that Ukraine thing. जब भी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, हमको पता है हमको ये करना है जिससे वो घुटनों पे आ जाएगा, वो 2 दिन में किया, खत्म किया और बोले थैंक यू, हम बैठ गए भैया, अब जो करना है लो, मारो का यहाँ से निकाल लो। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, एंड दिस हैज टू जो हालात हैपन। ये अभी होना बने ही हुए होना हैं, है। हाँ, जो हालात बने हुए हैं पीके सहगल सर, हालांकि मैं जानती हूँ कि आप दोनों डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, लेकिन पीके सहगल सर मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग बयान और अलग अलग सोच सामने आते हैं। क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का टकराव है, इसकी वजह से भी चीजें बढ़ती हैं क्या, या इस तरह की गतिविधियां तेज होती हैं क्या? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका रवैया जो है वो एंटी नेशनल है,
अगर आप देखो तो खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन अमेरिका में जाते हैं और किस माफी की बातचीत करते हैं, वो सारा देश देख रहा है। तो साफ तौर पे नजर आता है कि उनकी पार्टी का क्या रवैया है। जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी तो खुले तौर पे का क्या रवैया है सबको मालूम है। फरूक अब्दुल्ला का और उमर अब्दुल्ला का क्या रवैया, क्या चाहते हैं मालूम है। तो साफ तौर पे जमायतें जिनको बैन किया गया है, उनको भी कहा है कि आप खुले तौर पे आइए और इलेक्शन लड़िए। तो साफ तौर पे नजर आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नहीं चाहती कि कश्मीर जो है खुशहाली की तरफ बढ़े। वो वापस परिवारवादन को स्थापित करना चाहती है, वापस अपनी हुकूमत स्थापित करना चाहती है। जबकि हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर जो है हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट हो। अगर आपको याद होगा तो आज 2014 से पहले आप जब कश्मीर में जाते थे तो आपको कहते थे आप हिंदुस्तानी हो। आपको तो मानते ही नहीं थे, वो कश्मीर कभी हिंदुस्तान का अपना का हिस्सा समझते ही नहीं थे। आज बहुत बड़े पैमाने पर यूथ जो है वो हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेटेड है। वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आके नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आपसी क्या कहते हैं मोहब्बत बढ़ चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं केवल और केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए, अपने फायदे को निगाह में रखते हुए, अपने परिवार के फायदे को निगाह में रखते हुए, अपने सपोर्टर्स के फायदे को निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर एकजुट हो गए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में दोबारा सत्ता में वही आए, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे रशीद इंजीनियर को भी छोड़ा गया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा विद इन 24 आवर्स रिलीज के बाद में कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ गए हैं और इंडिया ब्लॉक को हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि ये जो पार्टीज जो हैं, जो वास्तव में नहीं चाहते कि कश्मीर में खुशहाली बहाल हो, वो बड़े पैमाने पर जबरदस्त कोशिश करते जा रहे हैं कि कश्मीर को वापस उसी जगह ले जाएं जहाँ पे 2014 से पहले था या 2019 से पहले था, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो सक्सेस उनको मिलेगी। दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इलेक्शन में कोई दिलचस्प होता जा रहा है इलेक्शन, और बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। कोई कह रहा अकेले लड़ेंगे चुनाव, कोई गठबंधन में उतर आया है। ब्रिगेडियर जामवाल, आपका छोटा सा रिएक्शन इलेक्शन को लेकर। देखिए, जम्मू अलग, कश्मीर अलग। कश्मीर में कश्मीरियत नाम की कोई चीज नहीं, उस गलतफहमी से बाहर निकली है। 1990 में मर गई थी। अभी नाउ दे हैव ए रिलीजियस आइडेंटिटी ओनली। हर इलेक्शन उसी पे लड़ा जाता है, यू लाइक इट और नॉट। कश्मीर में रिलीजन इज द पैरामाउंट थिंग। अभी क्या हुआ है विद सो मेनी एंटी इलेक्शन साइकिल वाज सही, इट इज गोइंग टू बी टोटली फ्रैक्चर्ड मैंडेट। फ्रैक्चर्ड मतलब मैं बता रहा हूँ 47 सीटों में से शायद कोई भी एक पार्टी हो जो 15 सीटें क्रॉस करे। सो यू कैन इमेजिन, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 8, किसी को 10। यानी ये तो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा अगर आप इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं तो। बिल्कुल कश्मीर ऐसा रहेगा। 18 सितंबर से इलेक्शन शुरू भी हो जाएंगे, लोगों में उत्साह है, इंतजार भी है बहुत ज्यादा इन इलेक्शंस का। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल सर आपका, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रंजन जामवाल जी आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए। एक